नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीओसी, है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स आनी चाहिए, है ना। जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर में अल्काइल हैलाइड पढ़ने वाले हैं। हैलाइड पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। जैसे बीओसी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ, देखो अपने को ये समझना है कि एनर्जी प्रोफाइल्स क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ये 5 चीजें आनी चाहिए। तो पहले आप नोट कर लो इसको, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो लिखो आप एनर्जी प्रोफाइल, लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। मैं 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, नोट कर लो। ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनर्जी प्रोफाइल, है ना। एनर्जी प्रोफाइल क्या होता है, जैसे हम रिएक्शन करते हैं ना, तो रिएक्शन का टाइम के साथ एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है ना। द चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल। जैसे हम तैयारी करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारा पढ़ाई की कैसी तैयारी चल रही है हम कैसे देखते हैं, हम रिव्यू टेस्ट से देखते हैं ना, टेस्ट से देखते हैं। तो वैसे ही ये रिएक्शन का रिव्यू टेस्ट है। एक तरफ तो रहेगा हमारी एनर्जी, जैसे फ्री एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इस तरफ, इधर रहेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रिएक्शन हमने स्टार्ट की, टाइम के साथ साथ रिएक्शन की एनर्जी में क्या चेंज हुआ। तो जैसे एक वन स्टेप रिएक्शन है, हमने एक सिंपल वन स्टेप रिएक्शन लिया, ए कन्वर्ट इनटू बी, तो कितने स्टेप का रिएक्शन बोलेंगे, वन स्टेप। और लेट अस एज्यूम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये ए कन्वर्ट हो गया हमारा बी के अंदर एक्सोथर्मिक। ए क्या हुआ हमारा रिएक्टेंट, बी क्या हुआ हमारा प्रोडक्ट। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो एनर्जी मैक्सिमा होता है ना हर एक स्टेप के बीच में, उसको बोलेंगे अपन ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। अब सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल लेते हैं भाई, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है मैं वो दिखाना चाह रहा हूं, है ना। सपोज करो ये रिएक्शन हो रही है कि H+ और Cl- रिएक्ट करके HCl बन गया। Cl- ने अटैक किया तो ये बन गया HCl। ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो सिग्मा बॉन्ड बना तो ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगी, जब Cl ने इस पे अटैक किया तो पार्सली ये बॉन्ड बनने लगा। अभी बॉन्ड पूरा बनना नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, पार्सली बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें H पे डेल्टा प्लस होगा, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस होगा, है ना। जब ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा तो वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। समझे आप? जब बॉन्ड नहीं बना रिएक्टेंट, पूरा बन गया प्रोडक्ट, पार्सली बॉन्ड बना, थोड़ा सा बॉन्ड बना, वो हो गया उसके ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा अपन समझ सकते हैं उसको। तो पहले आप सिंपली नोट करो कि वन स्टेप रिएक्शन, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है, चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको बना लो एक बार। पंद्रह सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बना लो। ठीक है। अब सपोज करो मैं आपको दूसरा एनर्जी प्रोफाइल देता हूं। ये यहां से ये बना और ये बना, तो ए से बना बी और बी से बना सी। और ये जो एनर्जी मैक्सिमा है ये क्या है, टीएस। टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जहां पे पार्शियली बॉन्ड बनते हैं, ब्रेक होते हैं। ठीक है। तो कितने स्टेप की रिएक्शन हुई, ए कन्वर्ट इनटू बी, बी कन्वर्ट इनटू सी। ये हुआ 2 स्टेप रिएक्शन, है ना। अब इसमें बी क्या है, बी इज इंटरमीडिएट। जेईई एडवांस में एक बार इंटरमीडिएट की डेफिनेशन पे सवाल आया था। ठीक है। अब ये बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हम किसको बोलेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है। इंटरमीडिएट क्या है बताओ, इसको बना लो पहले एक बार। इस तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इस तरफ एनर्जी, और बताओ व्हाट इज इंटरमीडिएट। जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रही है,
A gives B, B gives C and A give D. अब बताओ इसमें इंटरमीडिएट कौन है? क्या इसमें D इंटरमीडिएट है या नहीं है? तो बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट? इसमें कौन इंटरमीडिएट है? इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या है? इंटरमीडिएट की डेफिनेशन ये है, इंटरमीडिएट कौन है? इट इज ए प्रोडक्ट फॉर वन स्टेप ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट फॉर अनदर स्टेप ऑफ ए रिएक्शन। एक स्टेप का प्रोडक्ट है और एक स्टेप का रिएक्टेंट है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इस केस में बी एक इंटरमीडिएट है क्योंकि ए का क्या है? प्रोडक्ट, और सी का क्या है? रिएक्टेंट। अब आपको समझ में आया? इसमें डी जो है वो इंटरमीडिएट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक स्टेप का प्रोडक्ट तो है लेकिन किसी का रिएक्टेंट नहीं है। तो प्रोडक्ट, जैसे बी इंटरमीडिएट है, ए का प्रोडक्ट है, सी का रिएक्टेंट है, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। तो ये डेफिनेशन अच्छे से ध्यान रखो, प्रोडक्ट फॉर वन स्टेप ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट फॉर अनदर स्टेप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लिखा? ठीक है। अब ऐसे ही मान लो अगर मैं ये बोलूं ए गिव बी सी डी एंड ई, तो एंड ए गिव जी, तो इसमें बताओ कौन कौन इंटरमीडिएट है? इंटरमीडिएट कौन कौन हुआ बताओ? बी सी एंड डी। जी क्या है? एक साइड प्रोडक्ट है ना, एक रिएक्शन पैरेलल रिएक्शन भी हो सकती है, ई की तरफ जा रही है, जी की तरफ जा रही है। बी सी डी इज इंटरमीडिएट। ठीक है, कितने स्टेप की रिएक्शन है? ये स्टेप तो ये देखो, स्टेप ऐसे काउंट कर सकते हो, ये जितने एरो हैं उतने स्टेप हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं इंटरमीडिएट प्लस वन। भाई 3 इंटरमीडिएट है तो 4 स्टेप रिएक्शन होनी चाहिए, जैसे एक इंटरमीडिएट है 2 स्टेप रिएक्शन होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टेप कितने हुए? 4 स्टेप। ठीक है, और हर एक स्टेप का एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। नंबर ऑफ स्टेप हो गए इसके 4, इंटरमीडिएट हुए 3, और अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट कितने होंगे इसके? 4। हर एक स्टेप का एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। इसको लिख लो एक बार। लिख लिया सबने? लिखा भाई? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक और प्रोफाइल बनाते हैं। ऐसे कोई रिएक्शन हो रहा है, यानी ए से ए बी सी डी ई एफ जी। अब मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? तो कितने स्टेप हुए भाई? ए से सी से ई और ई से जी, यानी ये कितने स्टेप की रिएक्शन हुई? 3 स्टेप, है ना। अब ये बता सकते हो इसमें कितने कितने इंटरमीडिएट है? कौन कौन इंटरमीडिएट है? सी एंड ई आर इंटरमीडिएट। सीई इंटरमीडिएट है। आप बता सकते हो कौन कौन ट्रांजिशन स्टेट है? टीएस। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? 1 2 एंड 3। ये ट्रांजिशन स्टेट है बी कॉमा डी कॉमा एफ। अभी आपको क्या बताता है? इन जनरल क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस 1। जैसे एक स्टेप की रिएक्शन है तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है, समझे आप? 3 स्टेप रिएक्शन है, लेट अस एज्यूम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नोट करो इसको। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक इसमें एक आरडीएस स्टेप होता है। आरडीएस
आरडीएस स्टेप मतलब कौन सा स्टेप होता है? जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। इन जनरल वो स्टेप होता है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हो, है ना, ऐसा जनरल है। जबकि आरडीएस कौन सा स्टेप होगा? ये मॉलिक्यूल अगर जा रहे हैं ए से सी में कन्वर्ट हो रहे हैं, द स्टेप विच इन्वॉल्व हाईएस्ट टाइम स्टेट इन एनर्जी प्रोफाइल, किसी भी एनर्जी प्रोफाइल में सबसे ऊंचा जो टीएस है वो क्या होगा? हमारा आरडीएस होगा। जैसे देखो ये टीएस है, ये टीएस है, ये टीएस है, तो इस पूरे एनर्जी डायग्राम में सबसे ज्यादा जिसमें एनर्जी एक्युमुलेट हो रही है, यानी ये हाईएस्ट पीक, वो हो गया हमारा आरडीएस। तो इस स्टेप में इस पूरी रिएक्शन में आरडीएस कौन सा हुआ? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस। आरडीएस स्लोएस्ट स्टेप, सबसे ऊंचा टाइम स्टेट। लिखो इसको। नेक्स्ट ये लिखो, ये कितने स्टेप की रिएक्शन है? 2 स्टेप। कैसे? ए से सी बना और सी से ई बना, ए सी ई है। और ये बी डी क्या हुआ? इसके टाइम स्टेट। इंटरमीडिएट कौन हुआ? सी। आरडीएस कौन सा हुआ? सबसे ऊंचा टीएस, यानी ये टीएस, यानी आरडीएस हुआ पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस। लिखो। नोट कर लो अच्छे से। 15 सेकंड दे रहा हूं। अब ये वाला रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, है ना। तो ये बी सी डी, ए से बी बना, बी से सी, ए बी सी डी ई, है ना। बी सी डी क्या हुए? इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट हुए हमारे बी कॉमा सी कॉमा डी। टाइम स्टेट क्या हुआ? हर एक स्टेप का टीएस होगा ना, 1 2 3 4 होंगे टीएस, ठीक है। आरडीएस कौन सा स्टेप होगा? ये मॉलिक्यूल यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं और यहां जा रहे हैं, ये स्टेप आरडीएस है। देखो आरडीएस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ना। अब सपोज करो आरडीएस अचीव नहीं हुआ, तो इन मॉलिक्यूल का क्या होगा? अगर आरडीएस अचीव नहीं हुआ तो जैसे ये फॉरवर्ड गए थे ना, वैसे ये क्या हो जाएंगे? बैकवर्ड आ जाएंगे। जिस रास्ते से फॉरवर्ड गए थे उसी रास्ते से बैकवर्ड आ जाएंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक आरडीएस ना हो जाए तब तक स्टेप क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। क्यों? अगर वो आरडीएस अचीव नहीं कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल यहां नहीं रहेंगे, ये वापस बैकवर्ड आ जाएंगे, है ना। आरडीएस के बाद वाला स्टेप क्या होगा? वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, रिवर्सिबल होगा, वो हम डिपेंड करेगा। लेकिन पहले वाले स्टेप हमेशा क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टेप बिफोर आरडीएस आर रिवर्सिबल, है ना। लिखो इसको, 15 सेकंड दे रहा हूं, लिखो। फिर ये तीनों पॉइंट लिखो। द स्टेप विच इन्वॉल्व हाईएस्ट टाइम स्टेट इन एनर्जी प्रोफाइल इज आरडीएस। आफ्टर द आरडीएस स्टेप रिमेनिंग ऑल द स्टेप आर कंप्लीटली फास्टली, अपन आफ्टर तो अपन नहीं बोले, मतलब ये बोल सकते हैं बिफोर आरडीएस स्टेप्स आर रिवर्सिबल एंड आरडीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर ए रिएक्शन, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी। तो दोनों पॉइंट लिख लो आप। लिख लिया? अब ये देखो, ये पहाड़ क्यों बना रखा है बताओ। इस पहाड़ से बहुत अच्छा समझ में आता है, क्लियर। कैसे? ये मान लो यहां से कोई मॉलिक्यूल की रिएक्शन हो रही है, किसी को पहाड़ क्रॉस करना है, ऐसे जा रहा है ना, तो आरडीएस क्या होगा? सबसे ऊंचा पहाड़।
यानी माउंट एवरेस्ट को चढ़ के क्रॉस कर रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट इज द आरडीएस, है ना, ऐसे ध्यान रखो, सबसे ऊंचा पहाड़ मतलब माउंट एवरेस्ट इज द आरडीएस। वहां लिख लो माउंट एवरेस्ट इज द आरडीएस। अब ये आरडीएस के बारे में थोड़ा सा ना, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये हाईएस्ट पीक आरडीएस कैसे है ना, तो उसका मैं ऑथेंटिक सोर्स दिखाना चाहता हूं आपको। दिस इज द आईएल फिनार की बुक आती है, प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, काफी फेमस किताब है। इसमें देखो क्लियर लिखा है कि एक द ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर द के, देयरफॉर स्लोअर इज द स्टेप। सपोज वो आरएनएस इक्वेशन बता रहा है। अपन एक रिएक्शन लेते हैं, ए से बी बना, बी से सी, सी से डी, 3 स्टेप रिएक्शन है। लेट अस एज्यूम द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। उसने कहा एज्यूम कर लो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। द डी हैज लोअर एनर्जी, यानी ए से डी अगर एक्सोथर्मिक है तो डी की एनर्जी लो करनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है इसने, आल्सो नोट दैट, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूं, आल्सो नोट दैट द स्टेप लीडिंग टू द हाईएस्ट पीक इन द एनर्जी प्रोफाइल इज द स्लोवेस्ट स्टेप। यानी द स्टेप लीडिंग टू द हाईएस्ट पीक इन द एनर्जी प्रोफाइल, हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंचा पहाड़ इन एनर्जी प्रोफाइल इज द आरडीएस, वो स्टेप आरडीएस है, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज लिखी है, पॉसिबल सेफ फॉर एनर्जी प्रोफाइल एज शोन बिलो। मतलब ये क्या कह रहा है कि 3 स्टेप की रिएक्शन है ना। सपोज करो पहला स्टेप आरडीएस है, 3 स्टेप एक्सोथर्मिक, तो 3 स्टेप एक्सोथर्मिक मतलब पहला स्टेप आरडीएस है, तो हम प्रोफाइल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन बेसिक प्रोफाइल ऐसे बनेगा। इसमें आरडीएस कौन सा है, पहला। लास्ट स्टेप इज द आरडीएस, तो ये ऐसे बनेगा लास्ट स्टेप, है ना। ये दोनों चेंज भी हो सकते हैं, पीक, है ना। और इसमें कौन सा स्टेप आरडीएस है, सेकंड स्टेप इज द आरडीएस। इसमें सेकंड स्टेप आरडीएस है, इसमें हमारा थर्ड स्टेप आरडीएस है, इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आरडीएस है। किस बेसिस पे, द स्टेप दैट लीड टू द हाईएस्ट पीक इन द एनर्जी प्रोफाइल इज द स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है। अब इसमें कंडीशन लगा रखी है, ये कॉन्सेप्ट हम कब डिस्कस करते हैं, जब कंसंट्रेशन सेम हो, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ यूज्ड इन सम अदर स्टेप इज सफिशिएंटली हाई, यानी अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर देते हो, इट शुड बी नोटेड दैट स्टेप लीडिंग टू द हाईएस्ट पीक विल नॉट बी आरडीएस। ऐसा हो सकता है कि सबसे ऊंचा पीक वाला आरडीएस नहीं हो, द स्टेप नोटेड दैट द स्टेप लीडिंग टू द हाईएस्ट पीक विल नॉट बी आरडीएस स्टेप इफ द कंसंट्रेशन यूज्ड इन सम अदर स्टेप इज सफिशिएंटली हाई। अगर आपने किसी दूसरे स्टेप में कंसंट्रेशन बदल दी है तो फिर जरूरी नहीं कि हाईएस्ट पीक इज द आरडीएस, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन रिमेन सेम, उसके बेसिस पे ये आरडीएस बोल रहे हैं, जैसा कि आईएल फिनार में ये दे रखा है। तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, है ना, कि हाईएस्ट पीक इज द आरडीएस एक्सेप्ट इफ द कंसंट्रेशन यूज्ड इन सम अदर स्टेप इज सफिशिएंटली हाई, तो चेंज हो सकता है आरडीएस। इसको बढ़िया से बना लो और इसको लिख लो। लिख के क्या लिखोगे, द सोर्स ऑफ आरडीएस स्टेप डेफिनेशन, एविडेंस ऑथेंटिक सोर्सेस, ऐसे लिखो ऑथेंटिक सोर्स। और ये लिख लो, पहला वाला बनाओ, लिखो 3 स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस। ये बनाओ, लिखो 3 स्टेप रिएक्शन, लास्ट स्टेप आरडीएस, 3 स्टेप रिएक्शन, सेकंड स्टेप आरडीएस, तीनों बना लो। वैसे मैंने आगे करा भी रखा है, ये वाला फिर से बना लो एक बार। ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल ऑफ 3 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल ऑफ 3 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड स्टेप आरडीएस,
थर्ड स्टेप आरडीएस, एक्सोथर्मिक 3 स्टेप एंड आरडीएस। इन तीनों को ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ये हो गया आंसर। हाँ, ये दोनों पीक सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, बस अपने को सेकंड स्टेप आरडीएस इसको हाई रखना है। इसमें अपन ने नहीं, इसमें सेकंड, हाँ सेकंड स्टेप इज आरडीएस। तो पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशन बता रखे हैं। देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों पीक सेम हो, ऐसा भी हो सकता है ये लास्ट स्टेप थोड़ा ऊपर हो, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट स्टेप ऊपर हो, और लेकिन आरडीएस कौन सा होगा? सेकंड स्टेप। तो 3 एनर्जी प्रोफाइल पॉसिबल है ना, बहुत अच्छे से बता रखा है। देखो इक्वल एनर्जी, इसकी हाईएस्ट, इसके ऊपर, तीनों में से आपने कोई भी बनाया वो करेक्ट है। इतनी इंफॉर्मेशन में तो तीनों करेक्ट है। बना लिए?
अब ये ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल ऑफ 3 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड स्टेप इज द आरडीएस। तो थर्ड स्टेप आरडीएस है, इसमें भी वो 3 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 2 तो बना दिए। देखो ये अपने को हाईएस्ट रखना है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं या अप डाउन हो सकते हैं, ये डाउन अप इस टाइप से। तो 3 स्टेप रिएक्शन हो गया ये। बस आपको हाईएस्ट किसको रखना है, लास्ट को लिख लो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हेमॉन्ट्स पोस्टुलेट, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हेमॉन्ट्स पोस्टुलेट क्या बोलता है, क्लोज द एनर्जी क्लोज द स्ट्रक्चर, रिजेम्बलेंस ऑफ एनर्जी रिजेम्बलेंस ऑफ स्ट्रक्चर, जिनकी एनर्जी मिलेगी करीब करीब होगी उनके स्ट्रक्चर भी करीब करीब होंगे। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हमारा ए कन्वर्ट हो गया बी में, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब ट्रांजिशन स्टेट में ए के कैरेक्टर ज्यादा हैं या बी के कैरेक्टर ज्यादा हैं, ये निकालना है। हो सकता है कि ए हमारा एल्कीन हो, सपोज करो बी हमारा कार्बोकेटाइन है, तो जिसकी एनर्जी करीब होगी ना, एक ट्रांजिशन स्टेट किसके करीब है, ए के करीब है, तो इसमें टीएस में किसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे, एल्कीन के ज्यादा होंगे। यानी रिजेम्बलेंस ऑफ एनर्जी रिजेम्बलेंस ऑफ स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ज्यादा उससे रिजेंबल करेगा जिससे उसकी एनर्जी करीब होगी, है ना। ऐसे सेकंड देखो, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट किसके करीब है, बी, यानी इसमें टीएस में किसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे, बी के ज्यादा होंगे, ए के कम होंगे। क्लोज द एनर्जी क्लोज द स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है, ए कन्वर्ट इनटू बी, एनर्जी बराबर है, यानी इसमें टीएस में ए के कैरेक्टर भी हो सकते हैं और बी के, यानी इक्वल कैरेक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल विद रिएक्टेंट, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल विद प्रोडक्ट। तो पहले इसको लिखो एक बार, है ना, फिर मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं ये क्यों है ऐसा। लिखो और एक बार सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है।
लिख लिया आपने, ये वाला बना लिया, फिर ये वाला लिखो आप। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन टाइम्स स्टेट रिजेंबल विद प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक में किससे रिजेंबल करेगा? प्रोडक्ट से। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइम्स स्टेट रिजेंबल विद रिएक्टेंट। दोनों लिख लो। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन टाइम्स स्टेट रिजेंबल विद प्रोडक्ट। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइम्स स्टेट रिजेंबल विद रिएक्टेंट। लिखा? अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, एक तरीका तो मैं समझाता हूं ऐसा, अब दो तरीके समझना है ना। पहला तरीका ये है, इससे आपके आगे रिएक्शन के डाउट बहुत कम होंगे। सपोज करो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये ए है, अच्छा वाला हाथ, और ऐसा रिएक्शन हुआ, मान लो ये बन गया बी। ये पूरा प्रोसेस है ऐसा, ठीक है। तो जब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो एक्सो में टाइम स्टेट क्या बनती है? अर्ली बनती है। अर्ली मतलब जल्दी बनती है ना। ये पूरा प्रोसेसिंग टाइम है, ये जल्दी बन गया। तो जल्दी बनने का मतलब थोड़ा सा हाथ घुमा है, थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी भी किसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे बताओ? रिएक्टेंट के ज्यादा होंगे, है ना। समझे मेरी बात? अगर लेट बन रहा है, इसमें टाइम स्टेट लेट बनती है, यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ए ऑलमोस्ट कन्वर्ट इनटू बी, ए ऑलमोस्ट बी में बदल चुका है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट बदल चुका है, यानी एस टाइप से। समझ रहे मेरी बात, है ना। ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया है ये पूरा, तो अब बी के कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले बनता है, तो अभी भी ए है और ये बन चुका है ऑलमोस्ट, इसलिए बी के कैरेक्टर ज्यादा है। इसको और बेटर समझते हैं। ये वाला ग्राफ देखो, टाइम स्टेट है ना, ये हमारा टाइम स्टेट। एक रिएक्शन हो रही है, RCl ब्रेक हो गए R+Cl-। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा भाई? इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये समझ में आया? ठीक है। अब ये जो RCl है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, है ना। यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब R और Cl दूर हो रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। यहां पे क्या होगा? और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता जा रहा है। यहां पे क्या होगा? और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता जा रहा है। यहां पे क्या होगा? और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता जा रहा है। ये समझ आ रहा है? ठीक है ना। इसका मतलब ये जो टाइम स्टेट है, उसमें 50% से ज्यादा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो इसका मतलब इसमें कार्बोकैटायन के कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। ये अकॉर्डिंग टू हेमोंड्स, ये इसके पास है एंडोथर्मिक है, इसमें कार्बोकैटायन के कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। अब इसको ऐसे समझो, यहां पे चार्ज है 0, यहां पे चार्ज कितना है? +1। तो अब बताओ टाइम स्टेट में चार्ज क्या होगा? 0.5 से ज्यादा है, 0.5 से कम? उसमें 0.5 से ज्यादा होगा। 0.5 से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बॉन्ड क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है। यानी आर के अंदर कौन से कैरेक्टर ज्यादा आएंगे? कार्बोकैटायन के कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। यही हेमोंड्स बोल रहा था कि क्लोज द एनर्जी, क्लोज द स्ट्रक्चर। समझे आप? यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड ऑलमोस्ट हमारा, एक्सोथर्मिक नहीं, सॉरी, एंडोथर्मिक हुआ ना ये। एंडोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, और जब टाइम स्टेट बनेगी तब तक बॉन्ड काफी ब्रेक हो चुका होगा, यानी इसमें आर में कार्बोकैटायन कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। अब एक और चीज बताओ, सपोज करो ये कार्बोकैटायन है 1 डिग्री, है ना। अब इसकी जगह अगर 3 डिग्री कैटायन बनता तो क्या होता? तो ये प्रोफाइल है ना, ऐसे बनता। क्योंकि अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाओगे तो उसकी टाइम स्टेट भी तो स्टेबल होगी, क्योंकि टाइम स्टेट में तो कार्बोकैटायन कैरेक्टर है, यहाँ 1 डिग्री कैरेक्टर है, यहाँ 3 डिग्री है। तो बताओ किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हुई? 3 डिग्री की ज्यादा हुई। समझ गए आप? इसको लिख लो आप।
लिख लो एक बार। कई बार ऐसा भी होता है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो भी हो जाती है। जीरो कब ऐसे होती है? डायमराइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन गैस फेज। अगर हम फ्री रेडिकल को डायमराइज करें गैस फेज में, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी कब होती है? डायमराइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन गैस फेज। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच हो, अभी तो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच के बराबर वाली रिएक्शन कौन सी होगी? यही रिएक्शन होगी। अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है यही तो डेल्टा एच है इसका। तो फॉर फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच। ऐसा कब होता है? फ्री रेडिकल डायमराइजेशन इन गैस फेज। ये स्पेशल पॉइंट है, इसको लिख लो आप। लिख लिया आपने? चलो अभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैंने आपको रिएक्शन दिया है, यू हैव टू ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल आपको बनानी है, ठीक है। मैकेनिज्म भी दे दिया, स्टेप भी दे दिए। पहला स्टेप क्या हो रहा है? एल्कीन का अटैक H प्लस पे, दिस इज द आरडीएस स्टेप। H प्लस ने एल्कीन पे अटैक किया तो ये कार्बोकैटायन बना। वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ब्रेक कर देता हूं। माइनस प्लस बना और H प्लस की रिएक्शन माइनस से किया तो ये कैटायन आ गया, है ना। इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। ये कैटायन बन गया। अब Br माइनस का इस पे अटैक, तो ये बन गया हैलाइड। टू स्टेप रिएक्शन है। तो बताओ इसका एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा? और ऐसे एक नीचे वाला एक और पॉइंट है, ये पाई बॉन्ड यहां अटैक किया इस कार्बन पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? अटैक ऑफ H प्लस ऑन दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन, रिच बिकम रिचर। यहां H का अटैक किया तो ये कितने डिग्री का कैटायन बना? 3 डिग्री। फिर Br माइनस का अटैक, ये हैलाइड बन गया। आरडीएस कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। एक्सो है या एंडो स्टेप है? रिएक्शन कैसी है? पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, सिग्मा बन रहे हैं, इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। शुरू करें? शुरू क्या करें? बनाओ, ये लिखो और एनर्जी प्रोफाइल बनाओ। सब बता दिया मैंने आपको।
टाइम अप हो गया, ठीक है। चलो समझ में आया ग्राफ कैसे? पहला स्टेप आरडीएस है ऊपर, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होगी। इसका भी ऐसा होगा, फर्स्ट स्टेप आरडीएस 3 डिग्री कैटायन एंड एक्सोथर्मिक, है ना। और अगर मैं कंपैरेटिव ग्राफ बनाऊं तो पहला वाला मान लो ऐसा बना, क्योंकि यहां पे क्या बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, तो नीचे वाला 3 डिग्री है, ये ऐसे बनेगा भाई। 2 डिग्री है ना ऊपर वाला, तो नीचे 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो टाइसन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल बनेगी। 3 डिग्री हैलाइड भी ज्यादा स्टेबल है, तो नीचे बनेगा थोड़ा। समझ गए? और आगे अपन और बनाएंगे, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन लिखो। In the given reaction coordinate diagram from reaction A to G, answer the following question, है ना। A to G हो रहा है, A to C, C to E, E to G, है ना। आपको बताना है कौन कौन टाइसन स्टेट है। आंसर टिक क्या हो सकता है, गलत है, आप चेक करने पड़ेंगे। कौन कौन फास्टेस्ट स्टेप कौन सा है, और विच इज मोर स्टेबल, ए और जी। टाइसन स्टेट कौन सा है। इसके अलावा एक दो चीजें और ऐड कर लेते हैं अपन। आरडीएस कौन सा है, और इंटरमीडिएट कौन है। ये सब लिखो, टाइमर लगा देते हैं तुम्हारे। हो गया टाइम अप। तो टाइसन स्टेट बी डी एफ है, सही है ये, बी डी एफ, ठीक है। और फास्टेस्ट स्टेप कौन होगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, तो ये फास्टेस्ट होगा, ई टू जी, ये भी करेक्ट है। लेस एक्टिवेशन एनर्जी वाला फास्टेस्ट हो जाएगा। मोर स्टेबल कौन है, ए और जी, जी की एनर्जी कम है तो जी ज्यादा स्टेबल है। आरडीएस कौन सा है, आरडीएस ये वाला स्टेप है, कौन सा, C2E is the RDS। इंटरमीडिएट कौन हुआ, जो एनर्जी मिनिमा हुए वो इंटरमीडिएट हुआ, C, ER इंटरमीडिएट, सही बना ना। ये RDS है, ये दोनों इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये वाला सवाल भी लिख लो। अच्छा ये तो अपने पूछ लिया, सेम ही ग्राफ है बोलते हैं ना, ठीक है। चलो अब है जो मैंने पढ़ाया है उस पे एक क्विज करते हैं। 2 ऑप्शन रहेंगे, है ना, और उनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो रेडी फॉर क्विज, डिजिटल क्विज होगा, ठीक है। तो उसी के साथ हमारा एनर्जी प्रोफाइल खत्म हो जाएगा। तो ट्राई करो फिर क्विज, बेस्ट ऑफ लक। What the hell you say?
चलिए अब हम पढ़ेंगे लिविंग ग्रुप, है ना। तो लिविंग ग्रुप मतलब जाने वाला ग्रुप। पहले ये समझते हैं कि लिविंग ग्रुप होते कैसे, है ना। लिविंग ग्रुप क्या है? जैसे एक सिंपल रिएक्शन हो रही है, ये OH माइनस जो है, इसको थोड़ा सा हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो OH माइनस का अटैक किया कार्बन पे, ये बना हमारा मिथेनॉल, और प्लस यहां से कौन निकला? I माइनस। तो इसमें I माइनस क्या हुआ? हमारा Lg। Lg मीन्स क्या हो गया? I माइनस इज ए लिविंग ग्रुप। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है। थोड़ा इसको और बेटर लिखेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगाएंगे। इसमें अटैक किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, मिथेनॉल बना, और लिविंग ग्रुप कौन हुआ बताओ? Br माइनस। इसमें Br माइनस जाने वाला ग्रुप लिविंग ग्रुप है। सिमिलरली यहां पे अटैक हुआ, Cl निकल गया, इस बार लिविंग ग्रुप कौन हुआ? क्लोराइड आयन। और लास्ट वाले में कोई रिएक्शन नहीं हुई, यानी हमारा F नहीं निकला। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप हो गए I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस। अब आप मुझे बताओ कि लिविंग ग्रुप जो है ना, अब हमें ये पता लगाना है कि विच वन इज ए गुड लिविंग ग्रुप एंड विच इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। वी हैव टू कंपेयर द डिफरेंट लिविंग ग्रुप। हमें लिविंग ग्रुप्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये बताओ कि जितना ये बॉन्ड वीक होगा ना, जितना ये बॉन्ड वीक होगा, उसका मतलब है कि आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हमें क्या करना है? ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है। तो जितना वीकर बॉन्ड होगा, कमजोर बॉन्ड होगा, वीकर बॉन्ड होगा, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, है ना। वो आसानी से वहां से निकल जाएगा। और अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसकी लिविंग टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। ये बात समझ रहे हो? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि मैं और पहले आपको एक दो लिविंग ग्रुप्स और बताता हूं। गुड लिविंग ग्रुप आर दोज, डेफिनेशन है, गुड लिविंग ग्रुप आर दोज विच रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल आयन, कंपाउंड और गैसेस। कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, उसकी कंडीशन क्या है? इट शुड बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल आयन, कंपाउंड और गैसेस। ठीक है, जैसे I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस है। जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, ठीक है, तो अपने उसमें ग्रुप में क्या होता है? बिगर साइज जो होगा, सबसे स्टेबल आयन कौन हुआ? I माइनस। I माइनस सबसे स्टेबल आयन है। स्टेबल आयन मतलब इसका बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। F माइनस सबसे अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल आयन का मतलब क्या? ये रैपिडली बॉन्ड बनाएगा। तो जितना स्टेबल आयन होता है ना, उसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी, और जितना स्टेबल होगा वो कितना कैसा लिविंग ग्रुप होगा? वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो गुड लिविंग ग्रुप आर दोस विच रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल आयन और कंपाउंड और गैसेस, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन क्या है? वो स्टेबल फॉर्म में निकले, है ना। तो जो स्टेबल फॉर्म में निकलेगा वो होंगे अच्छे लिविंग ग्रुप। ठीक है, मैं लिखने का मौका दूंगा आपको पूरा। जैसे ये वाला एग्जांपल है। नेक्स्ट, अगर इस पे OH माइनस का अटैक करें और N2 निकाल दें, तो क्या बनेगा बताओ? मिथेनॉल प्लस N2। अब बताओ इसमें लिविंग ग्रुप कौन है? इसमें लिविंग ग्रुप है N2। N2 कैसा होता है? इनर्ट। इनर्ट, इसको बोलते हैं वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। N2 इज वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये ग्लोब क्यों दिखा रहा है कि भाई इस दुनिया में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप N2 है। क्यों N2 सबसे अच्छा है? अगर ये N2 इज ए स्टेबल और इनर्ट भी है, तो अगर मैं ये बोलूं कि N2 को बॉन्ड बनाना है किसी के साथ, तो N2 जो बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? वेरी वीक बॉन्ड बनाएगा। तो डेफिनेशन समझे आप? स्टेबल फॉर्म में निकलना चाहिए। जितना स्टेबल फॉर्म में निकलेगा, उसका बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इट इज अनस्टेबल। क्यों? इसमें जैसे आपने सनलाइट दिया, ये फोटोलिसिस होके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? N2, और यहां बन जाएंगे CH3 रेडिकल, और ये डाइमराइज होके इथेन बन जाएगा। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई N2 जो है वो हमारा वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में है। अब आते हैं वापस हैलोजेंस के ऊपर। अगर मैं ये बोलूं कि आपको I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, बताओ इन सब में लिविंग टेंडेंसी क्या होगी? तो हम क्या कहेंगे? I माइनस सबसे स्टेबल है, बिगर साइज स्टेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो I इज बेटर देन Br, Cl, F। ठीक है,
अब हम ये भी बोल सकते हैं कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। ये जो स्टेटमेंट लिखा ना, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, क्यों वीक बेस गुड लिविंग ग्रुप है? अगर मैं इन चारों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं, अगर ये स्टेबल आयन है तो ये बेस कैसा है? अगर ये स्टेबल आयन है तो ये वीक बेस है। तो अब बताओ ये वीक बेस क्यों है? अगर वो बेस की डेफिनेशन क्या है? बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो बेस है। तो अगर वो स्टेबल आयन है तो वो बेस वीक होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी। अगर वो अनस्टेबल आयन है तो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज वीक बेस आर स्टेबल आयन। ठीक है, एक्चुअल में तो स्टेबल आयन, स्टेबल कंपाउंड आर गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन वीक बेस भी अच्छे लिविंग ग्रुप है, क्योंकि वीक बेस क्या है? हमारे स्टेबल आयंस हैं। ठीक है, तो पहले एक बार लिखें अपन, यहां से शुरू करें। तो सबसे पहले आप लिविंग ग्रुप लिखो, ये एग्जांपल लिखो पहले। ठीक है, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ये लिखो डेफिनेशन। गुड लिविंग ग्रुप आर दोज विच रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल आयन, कंपाउंड और गैसेस। डेफिनेशन लिखो। ठीक है, उसके बाद फिर ये लिखो, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज वीक बेस आर स्टेबल आयन। वीक बेस हमारे अच्छे लिविंग ग्रुप है क्योंकि वीक बेस हमारा स्टेबल आयन है। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, इन सब में हमारा फर्स्ट कौन आएगा? N2।
फिर ये वाला एग्जांपल लिखो, OH ने अटैक किया, N2 निकल गया, और वहां लिखो वर्ल्ड बेस्ट एलजीज N2। देख लिया आपने? इसमें ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होगा? उसके पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। देखो, ये जब रिएक्शंस होती है ना, इसमें H+ का अटैक होता है, बेंजीन बन जाएगा, और यहां से ये लिविंग ग्रुप निकल गया कैटायन। इसके 9 अल्फा H है, यानी स्टेबल आयन है, ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि लिविंग ग्रुप कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहां जब अटैक करते हैं सल्फोनिक एसिड पे, तो क्या बनता है? बेंजीन प्लस SO3, इसको बोलते हैं डीसल्फोनेशन। ये भी एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? 3 SO की बॉन्ड एनर्जी है ना, तो डीसल्फोनेशन आसानी से हो जाता है। उसका एक रीजन ये भी है कि वहां पे लिविंग टेंडेंसी अच्छी है। हीट कर दो इसको, HCl करके हीट करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो डीसल्फोनेट हो जाता है। डीसल्फोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ SO3H। SO3H निकल रहा है ना, डीसल्फोनेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये लिविंग ग्रुप वहां से निकल जाएगा। इन एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि गैसेज हो सकता है, कैटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, वो भी लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। तो ये भी लिखो आप। लिख लिया सबने? एक मिनट हो गया, 1 मिनट बहुत है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, कंपेयर लिविंग ग्रुप। इसमें आपको लिविंग टेंडेंसी कंपेयर करनी है हर एक के लिए।
20 सेकंड का टाइम है, 20, 40, 60, 80, 1.5 मिनट का टाइम है। फटाफट लिखो और आंसर लिखो। टाइमर चला देते हैं 1.5 मिनट का। हो गए 1.5 मिनट, 90 सेकंड हो गए, ठीक है। चलो, पहले का आंसर क्या है, बी ग्रेटर देन ए। ये ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल आयन है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रीजन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसमें ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये ज्यादा स्टेबल है। वाई स्टेबल? बिकॉज इट हैज 2 इक्विवेलेंट आरएस। मोर स्टेबल, बेटर लिविंग ग्रुप। इनमें सबसे ज्यादा पहले बी आएगा, 2 इक्विवेलेंट आरएस, फिर रेजोनेंस, फिर नो रेजोनेंस, है ना। बी के आगे क्या हुआ भाई, 2 इक्विवेलेंट आरएस, फिर हुआ रेजोनेंस। फोर्थ में बताओ, फोर्थ में क्या होगा, दिस ग्रेटर देन दिस, 3 इक्विवेलेंट आरएस। समझ गए? आगे बढ़े। डाउट वाउट बाद में लेंगे एक साथ, है ना, सारे डाउट एक साथ लेंगे। डाउट जहां है मार्क कर देना। अब इनको ट्राई करो। 4 क्वेश्चन है, 20, 40, 60, 80, 1.5 मिनट है। लिखना भी है और आंसर भी लाना है। टाइमर चल रहा है। चलो, क्या आंसर आएगा? इसमें तो अपने को पता ही है, N2 इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। इसमें वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ये ज्यादा स्टेबल है ना, ये लिविंग ग्रुप है। I और CH3 माइनस में I इज बेटर लिविंग ग्रुप, स्टेबल आयन। इन तीनों में देखो, ये टॉसोलेट, ब्रोसोलेट, नोसोलेट। टॉसोलेट क्यों बोलते हैं? टॉलिन। ब्रोसोलेट क्यों बोलते हैं? ब्रोमीन। नोसोलेट क्यों बोलते हैं? NO2। दे ऑल आर गुड लिविंग ग्रुप। ये सभी अच्छे लिविंग ग्रुप है। ये एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैं बोलूं यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट, तुम सारे ही अच्छे हो। रिलेटिवली कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा, वो कैसे देखेंगे? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है भाई? जो स्टेबल होता है ना। निकलने के बाद स्टेबिलिटी देखनी है। तो इसमें देखो 3 इक्विवेलेंट आरएस सबके बन रहे हैं। ये रेजोनेंस हो रहा है, वो कॉमन है। लेकिन यहाँ NO2 का -M लगेगा, -I लगेगा। इसका मतलब नोसोलेट सबसे स्टेबल हुआ। और टॉसोलेट में मिथाइल का +I+S लग रहे हैं। इसका मतलब ये +I से नेगेटिव क्या हो रहा है हमारा? अनस्टेबल हो रहा है। तो ये स्टेबल हुआ, ये अनस्टेबल हुआ। तो क्या आंसर रहेगा? सबसे पहले CBA, नोसोलेट, ब्रोसोलेट, टॉसोलेट, स्टेबिलिटी आयंस की, है ना। तो लिखो इसको, NO2 का -M -I। आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूज कौन सा होगा? सबसे ज्यादा यूज हम करेंगे टॉसोलेट। आपको ज्यादातर बुक्स में है ना टॉसोलेट दिखेगा, आपको नोसोलेट नहीं दिखेगा, ठीक है। उसका कारण ये है
कि ये बहुत ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इस पे भरोसा नहीं है लोगों को, है ना। आप कहीं पे इसको लगाओगे ना, आर और टीएस किया तो ये निकल जाएगा पहले वहां से, मतलब रिएक्शन होने के पहले ही निकल जाता है। तो कई बार क्या है कि मतलब इंपॉर्टेंट इज क्रेडिबिलिटी, क्या कंपाउंड के साथ रहेगा क्या। जैसे मान लो आपने ऐसे लगाया RONS, ये कभी भी निकल जाएगा ONS, है ना। तो ये हाईली बहुत बेस्ट लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसकी लिविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, टिकता नहीं है ये, इसलिए ज्यादातर यूज कौन सा होगा हमारा, टॉसोलेट, है ना। अब ये देखो, फोटो से ही समझ में आ गया तुमको। जैसे ये सुपरमैन है, सुपरमैन है ना, बहुत सारे मैन सुने, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, है ना, ही मैन। तो वैसे ही ये एक ट्रिफ्लेट आयन है। ट्रिफ्लेट आयन किसको बोलते हैं, CF3SO3 माइनस। क्या स्ट्रक्चर होगा ये वाला, सल्फर के बाद 3 ऑक्सीजन और यहां लगेंगे माइनस आई माइनस आई माइनस आई, 3 माइनस आई लगेंगे। तो इट इज ए ट्रिफ्लेट आयन जिसको हम बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप, है ना। ये सुपर लिविंग ग्रुप है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों है, अभी मैंने आपको रीजन बताया, इसके 3 इक्विवेलेंट RS बनेंगे, वो तो सभी SO3 के बनते हैं, प्लस इंडक्टिव लगेगा। इंडक्टिव इज एडिटिव इफेक्ट, ऐड होता रहता है ना, इट इज ए स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ए वेरी स्टेबल आयन, बहुत स्टेबल आयन है। तो रीजन लिखा है, इट इज ए सुपर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ 3 इक्विवेलेंट RS एंड 3 माइनस आई इफेक्ट। SO3 की फैमिली में सबसे बेस्ट है, ये भी सही है। SO3 की फैमिली मतलब जो हम बता रहे हैं ना, तुम और कोई नई फैमिली मत ले आना कि F+ लगा दो, F+, आपने F+ लगा दिया तो अलग ही फैमिली हो गई। हमने जो चारों फैमिली मेंबर बताए हैं उसमें से ये बेस्ट है, तो इसको बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप। समझ गए आप, हमारी जो फैमिली डिफाइन है उसमें ये बेस्ट है। तो जब भी सुपरमैन को देखो, आपको कौन याद आना चाहिए, हमारा सुपर LG। लिख लो इसको। थर्टी सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, लिख लो। टाइमर चला देते हैं 30 सेकेंड का। ठीक है, तो अब तुमको लिविंग ग्रुप क्लियर हो गया होगा। अब इस पे क्विज होगा, तो बढ़िया एकदम अच्छे से क्विज कर लो। आप अगर रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज एक बार, तुरंत रिवाइज कर लो, एक बार सब देख लो, स्पीड में देख लो एक बार। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर क्विज, और इसकी DPP मैं शेयर कर दूंगा, है ना। मैं टेलीग्राम ग्रुप में DPP लिखा होगा, अल्काइल हैलाइड के DPP है, लिविंग ग्रुप वाली, एक एनर्जी प्रोफाइल वाली, तो वो DP सॉल्व करनी है, ठीक है। वो नंबर भी लास्ट में लिख के दे देंगे आपको, ठीक है। DPP आप कैरेविल CW के ऐप से ले सकते हो या मेरे टेलीग्राम से भी ले सकते हो। तो मिलते हैं फिर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर क्विज।